Hello, Bacho. I am Sheikh Tayyab, and today I am going to take your second lecture of chapter photoelectric effect. And today I am going to cover these are the topics: wave particle duality of electromagnetic radiation, photocell, matter waves, and de Broglie wavelength, and de Broglie hypothesis, and wavelength of an electron derivation for the wavelength of an electron, and Davison and Germer experiment. And the first topic is wave particle duality. What do you understand by the term wave particle duality? Wave particle duality मतलब क्या? देखो क्वेश्चन में ही छुपा वेव पार्टिकल डुअलिटी. ठीक है, मतलब वेव नेचर डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है. ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय द साइंटिस्ट, इट वाज रियलाइज्ड दैट some phenomena like interference, diffraction, polarization, reflection, diffraction can be explained only when we are considering light is a wave. ठीक है, लाइट वेव फॉर्म में है. ये सारे एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम उसी वक्त एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, जब हम इस बात को मान के चलेंगे कि लाइट कौन से फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है. एंड on the other hand, some of the other observations like photoelectric effect, black body radiation, Compton effect can be explained only if we are considering light consists of a photon with a definite quantum energy and momentum. यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, इन एक्सपेरिमेंट्स को हम उसी वक्त प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, जब हम इस बात को मान के चलेंगे कि लाइट जो है पार्टिकल फॉर्म में है. फोटोन मींस पार्टिकल फॉर्म में है. ठीक है, तो इसका मतलब लाइट वेव का डुअल नेचर है, वेव फॉर्म में भी है और पार्टिकल फॉर्म में भी है. मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमको उसको वेव फॉर्म कंसीडर करना पड़ेगा और कुछ एक्सपेरिमेंट में हमको उसको पार्टिकल फॉर्म में कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, ऑल्सो देयर आर द सम ऑफ द फिनोमेना व्हिच कैन बी एक्सप्लेन बाय बोथ द थ्योरीज. और कुछ तो कॉन्सेप्ट्स और कुछ तो फिनोमेना ऐसे हैं जहां पे हमको इसका दोनों मॉडल कंसीडर करना पड़ेगा. हम उस कुछ एक्सपेरिमेंट में हमको ये मानना पड़ेगा वेव फॉर्म में भी और पार्टिकल फॉर्म में भी. ठीक है, बट व्हाट हैपेंड, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू कीप बोथ द फिजिकल मॉडल ऑफ द लाइट टू एक्सप्लेन द केयरफुल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वन डोमिनेंट इन सम सिचुएशन एंड द अदर वर्क इन द रेस्ट ऑफ द सिचुएशन. यानी इस पॉइंट में बोलना चाहता है कि इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, बोथ द फिजिकल मॉडल ऑफ लाइट, यानी लाइट का दोनों मॉडल वेव फॉर्म में भी है और पार्टिकल फॉर्म में भी है. ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव फॉर्म हावी हो जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट में जो है पार्टिकल फॉर्म कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, इसीलिए दोनों मॉडल को हमको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा. Thus, there is a need to hypothesize a dual character of light. This phenomena is termed as wave particle duality. इसीलिए हमको इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि लाइट का कैरेक्टर डुअल कैरेक्टर है, वो पार्टिकल फॉर्म में भी है और वेव फॉर्म में भी है. इसी कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं, दिस phenomena is termed as wave particle duality and it is not applied only for the light but it is applied for whole of the electromagnetic spectrum. खाली ये सनलाइट में ही अप्लाई हो रहा है ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सब में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. सबको, सारी वेव को, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, जितने भी रेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, सबको ये बात मान के, हर एक वेव को ये मान के चलना पड़ेगा डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी. वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है? ठीक है, सिंपल है. लाइट वेव हैविंग डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर हावी हो जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर. ठीक है, तो हमको कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट में हमको दोनों नेचर कंसीडर करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइट हैविंग डुअल नेचर, डुअल कैरेक्टर. दिस टर्म इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी. ओके बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसेल. व्हाट इज अ फोटोसेल? It is a very easy question for 3 marks in the exam. Photocell, बच्चों देखो क्या है. Photocell is a device, it is an instrument which convert light energy into electrical energy. तो देखो photocell is a device that make use of the photoelectric effect.
यानी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही यूज हो रहा है। तो पूरा चैप्टर अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है कि सनलाइट आ रही है, ठीक है, एमिटर प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सनलाइट से फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और मेटल प्लेट से बाहर निकलते हैं और कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज ही इसके अंदर हो रहा है, फोटो सेल के अंदर। तो फोटो सेल इज अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और इसका छोटा सा वर्किंग है, ठीक है। इसके वर्किंग में भी अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही इंफॉर्मेशन देना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो सिंपल डायग्राम है कंस्ट्रक्शन। ये देखो, a photocell consists of a semi cylindrical photosensitive metal plate। ये देखो यहाँ पे सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, ये सिलेंड्रिकल प्लेट है, गोल प्लेट है। सिलेंड्रिकल होने की वजह से फायदा ये है ना कि ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है। एंड ई एक्टिंग एज अ कैथोड, दिस प्लेट, दिस सिलेंड्रिकल प्लेट विच इज एक्टिंग एज अ कैथोड, और सामने देखो रॉड के फॉर्म में विच इज एक्टिंग एज अ एनोड, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल प्लेट पे सनलाइट इंसिडेंट होगी और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और एनोड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, ठीक है। अ वायर लूप कलेक्टर सी एक्टिंग एज अ एनोड, ये देखो ये वायर का है, रॉड के फॉर्म में है, तो दिस इज एक्टिंग एज अ एनोड। इन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब और क्वार्ट्ज बल्ब, यानी ये पूरा सेटअप जो है ना ग्लास ट्यूब में रखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा ग्लास का है और इसे क्वार्ट्ज बल्ब भी कहते हैं, ओके। और आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट हैविंग हाई टेंशन बैटरी एंड अ माइक्रोमीटर। और बच्चों यहाँ पे देखो ये पूरा जो सेटअप है ना, ये बल्ब इट इज प्लेस्ड ऑन नॉन कंडक्टिंग बेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को जो एक्सटर्नल कनेक्शन दिया हुआ है, इस कनेक्शन के हेल्प से हम माइक्रोमीटर, रिहोस्टेट, बैटरी, हाई टेंशन बैटरी ज्वाइन कर सकते हैं। माइक्रोमीटर में हम मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। Then next point, instead of photosensitive metal plate, the photosensitive material can be pasted in the form of thin film on the inner wall of the glass bulb। ये बोल रहा है कि आप मेटल, ये फोटोसेंसिटिव प्लेट यूज करने के बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर जो है कोई फोटोसेंसिटिव मटेरियल पूरे ग्लास पर इस साइड पेस्ट कर दे, ठीक है। ऐसा मटेरियल जो फोटोन को सेंस करे और ज्यादा से ज्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब करे, ऐसा भी कर सकते हैं। और इस मेटालिक प्लेट पर भी आप ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि ये प्लेट ज्यादा से ज्यादा फोटोन इंसिडेंट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा कलेक्टर प्लेट, उतना इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेंगे और उतना ज्यादा माइक्रोमीटर करंट की वैल्यू शो करेगा। तो बच्चों एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग भी देख लेते हैं। तो ज्यादा इसको बहुत इलाबोरेट करके लिखना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, एग्जाम में लिख भी सकते हैं। वर्किंग है बच्चों, इसके वर्किंग में वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही इसका वर्किंग में मेन पॉइंट वही है, ठीक है। आओ देखते हैं। When the light of suitable wavelength, suitable frequency and suitable intensity falls on this semi-cylindrical metallic plate, जब सनलाइट इस मेटालिक प्लेट पर पड़ेगी, there is an emission of electron from this metal surface, और इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, and the anode, यानी ये कलेक्टर रॉड के फॉर्म में है, which collects all the electron, ठीक है। and these electrons are attracted towards the anode, और इस जो हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से जाएंगे वो भी हेल्प करेगा बच्चों। एंड द जनरेटेड फोटो करंट इज नोटेड फ्रॉम द माइक्रोमीटर, और यहां पर कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है ये माइक्रोमीटर क्या करेगा, उसको नोट डाउन करेगा। तो एकदम सिंपल वर्किंग है बच्चों, ये बहुत इजी टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डेफिनेशन ऑफ फोटोसेल। ओके, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया, एग्जाम में अगर आ गया तो ये आपको लिए मतलब एकदम हलवा, ऐसा इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा आपको एक बार फिर से डुअल नेचर और के बारे में लिखना है हमको, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट हम फिर से लिख देते हैं।
कि वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये सारी बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव नेचर भी है, ठीक है। यानी वेव नेचर है तभी तो वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये मान के चलेंगे कि लाइट का नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर वेव नेचर है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रामन इफेक्ट, ठीक है। यानी जब हम लोग ये बात मान के चलते हैं कि पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव पार्टिकल के फॉर्म में है, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमको पता चलता है दस रेडिएशन हैव डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ये ऑलरेडी ये सारी बातें हम बच्चों देख चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइंटिस्ट लुईस डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट द पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा हैव आल्सो डुअल नेचर। इसी बुनियाद पर, इसी बेस पे साइंटिस्ट लुईस डी ब्रॉगली ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स है also have dual nature and they also can have particle as well as wave nature, ठीक है। Then scientist डी ब्रॉगली क्या बता रहा है आपको, according to डी ब्रॉगली a moving material particle can be associated with the wave। यानी जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑलरेडी जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो वेव से जुड़ा हुआ है, मूविंग मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव एंड अ वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ द पार्टिकल। और वेव क्या करता है, उस पार्टिकल के मोशन को गाइड करता है। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज डी ब्रॉगली वेव्स। यानी साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने इंफॉर्मेशन दिया कि अब सनलाइट है, सनलाइट वेव फॉर्म में भी है, पार्टिकल फॉर्म में भी। ये बोलता है जब वेव जो ट्रैवल होता है ना, तो एक्चुअली वो पार्टिकल्स को गाइड करते हुए लेके चलता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट लुईस डी ब्रॉगली दे रहा है, और इसीलिए हम लोग इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एग्जाम में आता है, व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो हम इसका देखो डेरिवेशन यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट मैं आपको डिराइव करके सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसमें जो लिखा हुआ है उतना अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यह आपको समझ में आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसा ये डेरिवेशन डिराइव करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा टेंशन नहीं है। हमको हमारे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हमको मालूम है E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन नंबर 1। Then according to Einstein mass energy relation, according to Einstein mass energy relation, क्या फॉर्मूला हमारे पास, E is equal to mc square, it is equation number 2। by comparing equation 1 and 2, by comparing equation number 1 and equation number 2, you also can write h nu is equal to mc square, ओके। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो h nu is equal to m c स्क्वायर है ना, तो c इंटू सी ब्रेक कर दिया, एक c को अपॉन में ले लो, तो h nu डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू m इंटू c। बच्चों वेयर m इज द वेलोसिटी एंड m इज द मास एंड c इज द वेलोसिटी, तो हमारे पास फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू मोमेंटम। तो इंस्टेड ऑफ मास इंटू वेलोसिटी हम मोमेंटम पुट कर सकते हैं, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बच्चों क्या मिलेगा, देखो h न्यू अपॉन c विच इज इक्वल टू p, p डिनोट फॉर मोमेंटम। अब बच्चों दूसरा जो फॉर्मूला है, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, v इज इक्वल टू n लैम्डा, v इज इक्वल टू n लैम्डा। इसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हो जाता है ये फॉर्मूला। बच्चों देखो यहाँ पे न्यू अपॉन c है, तो मुझे न्यू अपॉन c का वैल्यू चाहिए, तो न्यू डिवाइडेड बाय c, लैम्डा नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। तो न्यू अपॉन c के रिप्लेसमेंट में क्या लिखा है, 1 अपॉन लैम्डा लिख देंगे। तो न्यू अपॉन c की जगह यहाँ पर h, न्यू अपॉन c के बदले अपॉन में लैम्डा,
विच इज इक्वल टू पी। तो बच्चों अब ये लेमडा को ऊपर भेज दो, पी को नीचे ले दो। ये देखो, तो ये हो गया बच्चों एच डिवाइडेड बाय पी नीचे आ गया, पी नीचे आ गया इज इक्वल टू लेमडा ऊपर चला गया, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर फोटोन। ये किसके लिए फॉर्मूला? डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर फोटोन, बट इट इज ट्रू फॉर all the moving particle, and the moving particle which is having mass m and velocity v. Therefore the general formula for the momentum is, momentum ka basic formula bachcho mass into velocity. So instead of p we also can write the mass into velocity, then again you will get the d Broglie wavelength h upon p के बदले क्या लिख देंगे बच्चों? m into v. This is the d Broglie wavelength for matter waves and it is also called de Broglie hypothesis. तो बच्चों ये सिंपल डेरिवेशन है जो यहाँ पर आपको सिंपली समझ में आ गया है, और वो इसमें जो है प्रॉपरली उसमें दिखाई नहीं दे रहा, सॉल्व नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ध्यान में भी रख सकते हैं। तो बच्चों डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस obtain the relation for wavelength of an electron when it is accelerated through a potential difference of v volt. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की मदद से इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का डेरिवेशन डिराइव करो when it is accelerated through a potential difference of v volt. यानी जब हम बैटरी के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो वर्क डन हम इलेक्ट्रॉन पे करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो लेट अस कंसीडर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो बच्चों तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से कितना वर्क डन मिला? वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क डन हुआ? जब आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया? v वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन हुआ बच्चों, E is the charge of the electron and V is the potential of the electron. It is equation number 1. ठीक है, this is the work done of electron. Okay, बच्चों because of this work done, यानी जब आपने इतना पोटेंशियल दिया, जो भी पोटेंशियल दिया, V पोटेंशियल दिया, उस पोटेंशियल के हेल्प से, उस वर्क डन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली? यानी जब हम पोटेंशियल बैटरी से देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन भी भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आई? काइनेटिक एनर्जी। यानी जब आपने वर्क डन दिया तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिला? काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर द गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना काइनेटिक एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को बच्चों? इट इज 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो आप यहां पर ध्यान दो, यहां पे बस बच्चे अक्सर यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी मिला है वो इसी वर्क डन की वजह से मिला है। जब हमने इतना पोटेंशियल दिया तो यानी हमने इतना वर्क डन किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकला, यानी आपने जब पोटेंशियल दिया बैटरी से तभी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया तो उसके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इस वर्क डन की वजह से मिली है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होगी। देन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 यू कैन राइट, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी इस वर्क डन के बराबर है, तो by comparing equation number 1 and equation number 2 you also can write बच्चों E into V is equal to 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों 2 को ऊपर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 2ev, m को नीचे लेके चले आओ, डिवाइडेड बाय m which is equal to v स्क्वायर। this v is the velocity and this v is the potential। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, गलत नहीं करना। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे ना बच्चों, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो पूरा वैल्यू कहां जाएगा? रूट के अंदर जाएगा। ये हो गया अंडर रूट 2ev/m। ये आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं। ओके, देन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अभी हमने पढ़ा थोड़ी लास्ट लेक्चर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।
तो हमको वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला आया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना मिला अपने को, फॉर्मूला मिला है बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ v एंड इक्वेशन नंबर 3 इनटू द इक्वेशन नंबर 4। v का ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, तो आप जब ये v का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा वेवलेंथ, इट इज इक्वल टू h अपॉन m, और v का वैल्यू क्या मिला बच्चों, अंडर रूट 2ev डिवाइडेड बाय m। इस m को रूट के अंदर लेके चले जाओ, ये m स्क्वायर हो जाएगा, इस m को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये मिला आपको अभी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 m अंदर गया तो क्या हो गया, ये m स्क्वायर हो गया ना, ये m स्क्वायर हो गया, और e इंटू v डिवाइडेड बाय m, तो m square and m get cancel. Your final formula for the de Broglie wavelength of an electron, h upon under root 2m e into v. This v is the potential. और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं, ये आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मिल गया है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, जो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है वो वैल्यू पुट करेंगे और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ h विच इज इक्वल टू 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second, and E is the charge of electron and its value is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and m is the mass of the electron and its value is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. By putting all these constant value, you can write lambda is equal to h का वैल्यू बोलो 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by under root 2, तो है m का वैल्यू कितना है बच्चों, m का वैल्यू है 9.1 into 10 raised to minus 31, और E कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों 1.6 into 10 raised to minus 19, और V का वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, V वेरिएबल है, यानी जो आप बैटरी से पोटेंशियल दे रहे हैं तो ये चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। पोटेंशियल कम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगा, पोटेंशियल ज्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा। बाकी का जितना वैल्यू है मास, चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो सेम टू सेम अपने को पुट करना है, और इसको सॉल्व करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो आफ्टर कैलकुलेशन। हाँ, आप अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, आप लॉग का यूज करके एक बार सॉल्व करके देख लो, जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं वो बराबर वैल्यू आएगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों 1.227 अपॉन v, तो ऐसे ही रहेगा ना बच्चों, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, अपॉन में v को ऐसे ही दे देंगे इनटू 10 raised to पावर माइनस 9। पावर थोड़ा अरेंज करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ पे सरका दो, अब 10 raised to minus 10 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला फॉर्मूला, अभी आपको फॉर्मूला मिलेगा बच्चों कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10 raised to minus 10 हो गया, 10 raised to minus 10 अपॉन अंडर रूट वी, इट इज अवेलेबल इन मीटर, और -10 है तो आप इसको अभी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम divided by under root v. This is the formula for value for wavelength of an electron when it is accelerated through a potential difference of v volt. Potential difference का वैल्यू नहीं दिया, potential difference का वैल्यू रहेगा तो वैल्यू पुट करके फिर हम लोग और एग्जैक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आता है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज अ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो क्या है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, आओ हम देखते हैं। बच्चों इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में स्टडी कर चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव
डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो नेचर तो इलेक्ट्रॉन तो है ही, इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल नेचर है, बट डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो आओ पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है द वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली इन 1927 बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, वेव प्रॉपर्टी, भाई पार्टिकल नेचर तो उसका फिक्स है, सबको मालूम है, लेकिन उसका नेचर वेव नेचर भी होता है। ये डेविसन एंड जर्मर ने 1927 में इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, कंफर्म किया है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज एज शोन इन फिगर। ठीक है, इनने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या अपैरेटस यूज किया है इस डायग्राम में आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, द होल सेटअप इज इनक्लोज इन एन इवैक्यूएटेड चेंबर। बच्चों पूरा जो सेटअप है ना एक इवैक्यूएटेड चेंबर में रखा हुआ है। ठीक है, मतलब वैक्यूम चेंबर में रखा हुआ है। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है, इट इज एन इवैक्यूएटेड चेंबर। ओके, द होल सेटअप इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड चेंबर। तो बच्चों in this it is uses an electron gun. It is a device to produce electron by heating a tungsten filament F by using a battery B. बच्चों इसमें क्या किया है कि एक डिवाइस यूज किया है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन। और इसमें देखो ये फिलामेंट, इस फिलामेंट को ये लो टेंशन बैटरी के हेल्प से जो है इसको हीट किया जा रहा है। और जब ये फिलामेंट हीट होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बल्ब में लगा होता है टंगस्टन फिलामेंट, और करंट की वजह से जब बल्ब जलता है तो वहां से भी हीट निकलता है। तो सिमिलरली यहां पर टंगस्टन फिलामेंट है और लो टेंशन बैटरी के हेल्प से जब करंट प्रोड्यूस करें, करंट फ्लो करेंगे तो फिलामेंट हीट करेगा और यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बच्चों। और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हुए इस क्रिस्टल के पास जाएंगे। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गन आर एक्सेलरेटेड थ्रू वैक्यूम टू अ डिजायर्ड वेलोसिटी by applying a suitable accelerating potential। अभी इलेक्ट्रॉन जो है गन से निकल के ये कोलिमेटिंग एनोड यानी इसमें से पास होंगे और ये क्या है, यहाँ पे ये एक्सेलरेट होगा, यानी एक स्पीड बनेगी इसकी। ठीक है, यानी फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगी यहाँ से। तो हम हाई टेंशन बैटरी के हेल्प से इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, फोकस्ड हो जाएगा और इंटेंसिटी के साथ ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो electron from the gun are accelerated through vacuum by desired velocity by applying a suitable accelerating potential। तो ये हाई टेंशन बैटरी से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। ठीक है, और ये ट्रेवल करते हुए कहां जाएगा, निकल क्रिस्टल से आके कोलाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अब आप देखो, आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगला पॉइंट पॉइंट वाइज देखेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, ज्यादा आपको टेंशन नहीं आएगा। देन दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन अ निकल क्रिस्टल एंड स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ट्रैवल करते हुए निकल क्रिस्टल पे आके कोलाइड करेगा, यहां से टकराएगा। ठीक है, तो कोलाइड करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आर डिफ्रैक्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन द निकल क्रिस्टल एंड इट इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में ये बिखर जाएगा, ट्रेवल करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स वर डिटेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा हुआ है, मतलब ये डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन कहां से कौन कौन से एंगल पे किस डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये मूवेबल डिटेक्टर है, ये सर्कुलर स्केल पे मूव करता रहेगा और इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में ज्यादा डिफ्रैक्ट हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में कम डिफ्रैक्ट हो रहा है, वो मेजर करेगा। तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वर डिटेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड द करंट वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। और बच्चों यहाँ पे गैल्वानोमीटर भी लगा हुआ है, जो इस डायग्राम में दिखा हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा है गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर लगा है, विद द हेल्प ऑफ द गैल्वानोमीटर वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट। तो हमको ये भी मालूम पड़ेगा कितना करंट जो है उसकी वजह से फ्लो हो रहा है। ठीक है,
तो बाय मूविंग द डिटेक्टर ऑन द सर्कुलर स्केल द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम वाज मेजर्ड। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा है ये सर्कुलर स्केल पे मूव करेगा, ये मूवेबल है, ये इधर भी ट्रैवल कर सकता है, यहां पर भी ट्रैवल कर सकता है। तो बाय मूविंग द डिटेक्टर ऑन अ सर्कुलर स्केल द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम वाज मेजर्ड। जो ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी मेजर किया जा सकता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्कैटरिंग एंगल। तो अलग अलग एंगल पे कितना इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ है, कौन कौन से डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ है, क्या इंटेंसिटी के साथ स्कैटर्ड हुआ है, ये सारी चीजें मेजर की जा सकती है। ठीक है, स्कैटर्ड इंटेंसिटी वाज नॉट फाउंड टू बी यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शन। बच्चों अब क्या बोल रहा है ये ध्यान दो, ये बोलता है जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं इनकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब ये पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं, एक खास एंगल पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं, किसी डायरेक्शन में किसी एंगल पे कम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं, फिर कहीं कम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कहीं ज्यादा। तो मतलब इनका जो स्कैटरिंग यूनिफॉर्म नहीं है, हर डायरेक्शन में बराबर बराबर नहीं गया, किसी एक खास डायरेक्शन में एक खास एंगल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हुए हैं, वहीं पे हमको पीक वैल्यू मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, तो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है बाय द स्कैटर्ड इंटेंसिटी वाज नॉट फाउंड टू बी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, किसी डायरेक्शन में ज्यादा स्कैटर्ड हो रहे हैं, किसी डायरेक्शन में कम स्कैटर्ड हो रहे हैं। द इंटेंसिटी पैटर्न रिजेंबल अ डिफ्रैक्शन पैटर्न with the peak corresponding to constructive interference and trough corresponding to the region of destructive interference। मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो जिस एंगल पे और जिस डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, अब हम उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं वहां अपने को पीक मिलेगा। क्या मिलेगा? पीक। ठीक है, तो एकदम ऐसा पीक मिलेगा। जहां इलेक्ट्रॉन कम स्कैटर्ड हो रहे हैं वहां पे आपको ट्रफ मिलेगा, ऐसा ऐसा क्रेस्ट ट्रफ इस तरह से मिलता जाएगा। तो ये पीक क्या शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में खास एंगल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुआ उसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ किया तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या दिखाता है बच्चों? डिफ्रैक्शन पैटर्न तो वेव का होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ठीक है, द इंटेंसिटी पैटर्न रिजेंबल अ डिफ्रैक्शन पैटर्न विद द पीक करस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो पीक आ रहा है ना, ये पीक ये क्या दिखा रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो ट्रफ्स दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं आपसे पूछूंगा ये डिफ्रैक्शन कहां होता है, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होता है? बच्चों ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये पीक, ये सब तो वेव की प्रॉपर्टी है। तो वेव की प्रॉपर्टी, और यहां इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन वेव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, यही तो हमको डेविसन और जर्मर हमको यही बात बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर वेव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर वेव फॉर्म में है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं हम लोग। दिस डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। Hence, the above observation implies that the electron formed a diffraction pattern। तो वहां इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से कोलाइड करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, और जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे तो हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। और ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है बच्चों, ये डिफ्रैक्शन तो वेव की प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रॉन यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहे हैं। तो यही लास्ट के दो पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव, हेंस अबव ऑब्जर्वेशन शोज दैट द इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉन जब निकल क्रिस्टल से स्कैटर्ड हो रहा है तो वो क्या बना रहा है? वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है। एंड दैट पार्टिकल कुड शो अ वेव लाइक प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है वो वेव जैसी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ठीक है, और बच्चों ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड जर्मर
ऑब्जर्व अ पीक इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड एट द पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट। यानी आपको सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन बोलते हैं, सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन एक खास एंगल पे मिल रहा है। वो खास एंगल क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन 50 डिग्री पे मिल रहा है, ठीक है, और कौन से पोटेंशियल पे? 54 वोल्ट पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, 54 वोल्ट एंड एंगल 50 डिग्री, यानी इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा जो डिफ्रैक्शन है वो क्या एंगल पे हो रहा है? वो हो रहा है 50 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। यानी 50 डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। और उस वक्त पोटेंशियल कितना था? उस वक्त एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो था वो 54 वोल्ट इस बैटरी की मदद से, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों जो डेटा है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है कि डेविसन एंड जर्मर ने जो बात प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल था। इलेक्ट्रॉन मालूम है सबको, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब आप उसको इलेक्ट्रॉन गन से निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट करते हैं, वहां से वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर्ड होता है, डिफ्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, जब उसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम ग्राफ देखते हैं, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिल रहा है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न तो वेव की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वेव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यही साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर ने हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होते हुए भी वेव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो दिस इज अ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये मैंने एक और डायग्राम, ये हमारे डायग्राम से देखो मिलता जुलता ही है, सेम डायग्राम है, ठीक है। मैं नेट से इसको उठाया मैंने, और हमारा टेक्स्ट बुक का डायग्राम बच्चों वो भी दिया हुआ है, तो आपको इसी पे फोकस करना है, ये डायग्राम, ठीक है। इसको ही ध्यान में रखना है, ड्रॉ करके भी देखना है। खाली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। आप सारे पॉइंट पढ़ेंगे तो आपका कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ आंसर कुछ छोटा बड़ा हो जाएगा, इट्स ओके, चलेगा, ठीक है, बट मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, मैं स्टॉप करता हूं लेक्चर। गुड बाय।